मैं सुजाता गुप्ता, आप लोगों की हिस्ट्री की टीचर, फिर से क्लास 10 का लेक्चर और लेके आए हैं। हम लोग शुरुआत किए थे द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप के बारे में। अभी यूरोप में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने नेशनलिज्म स्टैंड फॉर पढ़ा था, उसमें मिडिल क्लास का राइज अप हुआ था और मिडिल क्लास के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी कर ली थी, बट उनकी कुछ सोच थी, कुछ थोड़ी सी गलती के कारण क्या हुआ, उनका सारा का सारा किया धरा खत्म हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 2 3 ये सारी मतलब लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे का लेक्चर देखेंगे। और लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं अभी 10th का रिजल्ट आया, बोर्ड रिजल्ट आया 10th 12th का, तो वो सारे बच्चे जो पास कर गए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, या फिर जो भी जिन्होंने अपना बहुत अच्छा किया था और जो पास कर गए, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मैं सुजाता गुप्ता सबको बहुत बधाई दे रही हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आप लोग इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ो और उन्नति करो। ठीक, अब हम लोग अपने टॉपिक क्लास 10 में आने वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास बहुत प्रेशर है कि हमारा क्या होगा, जब से रिजल्ट आया है, किसी का कम मार्क्स, किसी का ज़्यादा मार्क्स, तो काफ़ी सब मतलब परेशान हो चुके हैं स्टूडेंट। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए और आप लोगों का भी नंबर काफ़ी अच्छा आएगा और आप लोग भी आने वाले एग्ज़ाम में 2025 में आप लोग भी पास कर जाएंगे। बस थोड़ा मेहनत कीजिए और थोड़ा मस्ती से पढ़ाई कीजिए, प्रेशर में पढ़ाई मत कीजिए। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा लेक्चर भी क्या है, द राइज ऑफ नेशन लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में क्या था, तो हमने देखा था मिडिल क्लास का राइज अप देख लिया था और उसका डेमोलाइज भी देख लिया था कि वो किस तरह से डिवेश हो गया था। अब करा 1834 कस्टम यूनियन। अब क्या हुआ था 1834 में, तो 1834 में क्या था, तो ज़ोलबर्न वाज फॉर्म्ड इन वाइटल टू पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट। अभी क्या था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ज़ोलबर्न फॉर्म किया गया था, जिसमें सबसे पहले प्रूसिया ज्वाइन किया हुआ था और प्रूसिया के ज्वाइन होने के बाद और अलग अलग स्टेट जो थे, जर्मन स्टेट, इसमें इंक्लूड हो गए थे। और ये लोग मिलके क्या किए थे, तब यूनियन ऑब्लिश्ड टैरिफ बैरियर। सबसे पहले क्या किए थे, तो ये यूनियन क्या किया था, तो टैरिफ बैरियर जो था, जो कर था, उसको हटा दिया था। उसके बाद क्या था, प्रमोटेड अ नेटवर्क रेलवे। अब देखिए, अगर हम क्या करते, किसी भी चीज़ का व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब सबसे पहले हमको ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, तो रेलवे नेटवर्क था। तो रेलवे नेटवर्क को उन लोगों ने और प्रमोट किया कि मतलब जो भी सामान हो, जो भी गुड्स हो, वो क्या हो, तो आराम से लोगों के पास पहुंचाया जा सके। तो ये क्या था, प्रमोट किया गया था टैरिफ बैरियर को। उसके बाद था रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब मोनार्की सिस्टम था, तो मतलब वहाँ पे मतलब व्यापारियों को बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो ये टैक्स जो था, यहाँ पे भी देना पड़ता था, 11 जगहों पे देना पड़ता था, अलग अलग करेंसी में टैक्स। तो लोगों ने वहाँ पे क्या किया कि रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और करेंसी को मतलब रिड्यूस कर दिया और सारी करेंसी को दो नंबर करेंसी में ही डाइवर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, तो ज़ोलबर्न फॉर्म के कारण हुआ था। और ये क्या कस्टम यूनियन के समय हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ था, द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेटिज्म मतलब संकुचित लोग, जिनका दिमाग संकुचित है, वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से जिस ढर्रे पे चलते आ रहे हैं, जो उनकी सोच है, वो नई सोच अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो नई सोच को अपनाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो अभी तक चल रहा है वही सही है, और अगर कोई इसको बदलना चाहे तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उसका वो विरोध करते हैं। तो जैसे हमने बॉर्बन साम्राज्य में देखा था कि वे लोग आराम से शासन कर रहे थे और वो कभी भी उन चीज़ों को बदलना नहीं चाहते थे। बट उनको मतलब जब नेपोलियन आया, जब वहाँ पे फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, तो उनको बदलना पड़ा था, उन चीज़ों को हटाना पड़ा था। लेकिन फिर से ऐसा हो गया था कि फिर से ऐसा हो गया था कि 1815 में कि फिर से कंजर्वेटिज्म लोग फिर से आ गए थे वापस। और वो क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या किए थे, तो ये न्यू
कंजर्वेटिव में लोग क्या कहते हैं, तो नेपोलियन स्टार्टेड रूलिंग 1789 जो नेपोलियन हमने पहले पढ़ाया था कि नेपोलियन जो था फ्रेंच आर्मी में 79 में आया था और वो 1815 तक रहा था। तो इसमें बहुत सारे अच्छे रूल्स बनाए थे, कुछ खराब रूल्स बनाए थे पर उसकी कुछ अच्छे रूल्स भी थे, जिसके कारण लोग उसको अपना मसीहा समझने लगे थे, सोचते थे कि यही हमारा कल्याण करेगा। ऐसा समथिंग हमने मतलब पहले वाले चैप्टर में सारा क्लियर कर दिया है। तो इसने क्या किया था, जो स्टार्ट रूल किया था 1952 में, 1850 नेपोलियन मार्च फॉर वॉर हुआ था। और उसके बाद 1815 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नेपोलियन को हटा दिया गया था। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि आखिर इतने अच्छे से मतलब शासन चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि नेपोलियन को हटा दिया गया था। तो नेपोलियन धीरे धीरे फेमस हो गया था और नेपोलियन की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि मैं पूरे यूरोप पे कब्जा कर लूँ, तो और नेपोलियन को हराना भी बहुत मतलब मुश्किल हो गया था। लेकिन तब 4 कंट्रीज थे, वो 4 कंट्रीज कौन कौन थे, ब्रिटेन थे, प्रूशिया थी, रशिया थी और ऑस्ट्रेलिया थे। ये सारे लोग क्या किए, एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे से मिल गए और मिलकर मतलब उसको नेपोलियन को हराया था। और ये क्या था, तो 1815 में ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया इन सबों का वॉर हुआ था नेपोलियन से, और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। उस वॉर का क्या नाम था, बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में कौन सा वॉर हुआ था, तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। ये हम याद कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। करेक्ट, दे वेयर कंजर्वेटिव माइंड पीपल, दे वांट मोनार्की। अब जब यहाँ पे वॉर हुआ तो नेपोलियन को क्या हो गया, नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन का यहाँ पे उसके बाद खत्म हो गया शासन, और जब हार गया तो क्या हो गया, शासन किसके हाथ में आ गया, तो सिर्फ इन चारों के अंडर शासन आ गया। तो क्या हुए, ये कंजर्वेटिव माइंड थे, वे नहीं चाहते थे कि इंसान मतलब फ्रीडम से रहे, आम लोगों को, पीजेंट्स को फ्रीडम मिले। तो ये जो पहले चल रहा था वही सब चीज़ें लाने चाहते थे। तो दे वांट मोनार्की, वो मोनार्की सिस्टम लाना चाहते थे, यानी कि राजतंत्र ही लाना चाहिए था। दी डिड नॉट वांट डेमोक्रेसी, उनको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे कि हमारा ही साम्राज्य बना रहे, मुझे ही लोग वर्चस्वता दें और मैं ही सबसे सुपीरियर बना रहा हूँ। तो इसी कारण ही वांट मोनार्की नॉट अ डेमोक्रेसी। उसके बाद है कि ही वांट टू द रिटर्न मोनार्की, और वो जैसा चाहते थे, चूँकि सत्ता उनके हाथ में चली गई थी, तो वे वही चीज़ को, मोनार्की को फिर से लेकर चले आते हैं और लोगों को फिर से अपना गुलाम बना लेते हैं। एक तरह से मान लीजिए उनको हम गुलाम ही कह सकते हैं, तो उनको गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि डिसमिस नेपोलियन लॉ एंड प्रेसराइज फॉलो द मोनार्की, और वो क्या करते हैं, तो डिसमिस कर देते हैं नेपोलियन के सारे लोगों, जो भी अच्छा लॉ था या जिसके कारण लोग मतलब इक्वालिटी में आ गए थे, उन सारी चीज़ों को क्या किया गया था। या फ्रांस रेवोल्यूशन में भी जो 3 स्लोगन्स थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो भी 3 थे, वो चीज़ों को वो हटा देता है, और हटाकर क्या करता है, तो मोनार्की ला देता है और सबको प्रेशराइज करता है कि अब कोई भी वो नेपोलियन वाला जो लॉ था उस पर कोई नहीं चलेगा, सब मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और सबसे पहले क्या था, चर्च पावर रिटर्न। और सबसे पहले मैंने बताया था कि चर्च के लोगों को क्या था, प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जिसके कारण उनका अलग सम्मान होता था, उनको अलग छूट दी जाती थी, जो है हर चीज़ में उनको बहुत फ़ायदे रहते थे। तो जब नेपोलियन का सिस्टम आया था या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो मोनार्की सिस्टम में इन चीज़ों को रखा जाता था, लेकिन जब वो सब आया तो उसको हटा दिया गया था, उनकी प्रिविलेजेस छीन ली गई थी, लेकिन फिर से उनको रिटर्न कर दिया गया था चर्च को प्रिविलेजेस। उसमें सोशल इक्वालिटी रिस्टोर, और सोशल इक्वालिटी यानी कि अपर क्लास लोअर क्लास में फिर से डिफरेंसेस लागू कर दिया गया था। अपर वाले लोग लोअर वाले लोग अपर लोगों के बराबरी नहीं कर सकते। तो ये हरासमेंट जो उनको किया जाता था वो फिर से उन पर लागू कर दिया गया था। अगला था ऑटोक्रेटिक रूल रिस्टोर, उसका आर्योक्रेटिक यानी कि सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो फिर से जैसा लाइक अपर क्लास लोअर क्लास वही था, एरोक्रेटिक्स क्यों वो फिर से ला दिया गया था, रिस्टोर कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि एडॉप्ट द सेंसरशिप, और सेंसरशिप के बारे में हमने पहले ही मतलब समझाया था, आप लोगों को बताया था कि सेंसरशिप क्या है।
तो अपनी बात रहने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी लोगों से छीन ली गई थी फिर से। अब कोई भी मोनार्की सिस्टम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ उसके विरोध में कह नहीं सकते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या की थी, तो फिर से मोनार्की सिस्टम में लागू कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया ये सब ने क्या की थी, तो एक संधि कर ली थी, एक ट्रीटी कर ली थी, और उस ट्रीटी का नाम था वियना ट्रीटी। और इस वियना ट्रीटी में वियना ट्रीटी के जो थे चांसलर कौन थे, तो इनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। उस समय इन लोगों ने जो ट्रीटी की तो उनका जो वो चांसलर बनाया था, तो उन लोगों ने अपना चांसलर बनाया था ड्यूक मेटरनिक को। और ये मेटरनिक ने क्या किया था, इनका रिजल्ट क्या हो गया था, तो बर्बन डायनेस्टी वाज द रिस्टोर्ड इन फ्रांस। और फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था वो सब खत्म हो गया था। और फिर से जो शुरुआत जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी बर्बन डायनेस्टी से, जहाँ लुई 16 को हटाकर फिर से डेमोक्रेसी लाया गया था, वो सारी चीज़ें फिर से ख़त्म करके फिर से वही जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी हमारी, वो फिर से वहीं से आ गया। इन चार कंट्रियों ने फिर से वही डायनेस्टी लागू कर दिया गया था। और ये कहते हैं सीरीज ऑफ द स्टेट सेट अप द बाउंड्रीज फॉर द फ्रांस प्रेसिडेंट। और ये लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब पूरे फ्रांस में अपना सेटअप तैयार किए थे वो फ्यूचर के लिए। वो सेटअप क्या था, तो वो सेटअप थे पर्सिया वाज द गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंट। और वो 4 देश थे, 4 देशों ने फ्रांस को, यूरोप को अपने अपने अकॉर्डिंग बांट लिया। और ये बांटने के बाद क्या किया, तो पर्सिया ने अपना टेरिटरीज बनाया वेस्टर्न एरिया में। रसिया गिवन अ पोलैंड, और रसिया को पोलैंड दे दिया गया। उसके बाद था ऑस्ट्रिया गॉट अ कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, और ऑस्ट्रिया का जो था कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नॉर्थ इटली पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो गया। फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि ऑल ओवर कंट्री कम इन मोनार्की, यानी कि जिस चीज़ से लोगों को छुटकारा मिला था वो चीज़ फिर से उन पे लागू हो गया, और पूरे देश में मोनार्की सिस्टम फिर से लागू हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे।